हेलो। तो हम लोग अभी जेई एडवांस 2021 का फिजिक्स का पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जो सेक्शन 1 है, इसमें थे वन और मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन थे वो, है ना। अगर आप सारे ऑप्शन सही टिक करते हो तो आपको +4 मिलेगा, अगर आप एक भी ऑप्शन गलत टिक कर देते हो तो -2 मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल मार्किंग भी थी, प्रोवाइडेड आपने कोई गलत ऑप्शन को मार्क नहीं किया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के यहाँ पे जो मैक्सिमम टेंशन ये स्ट्रिंग बियर कर सकता है वो होगा 2√2W। ठीक है। और यहाँ पे एक मास हमने हैंग कर दिया है जो कि अल्फा W का है ना। ये जो हमारी रॉड है इसका मास W है, इसका लेंथ L है। ठीक है। हम लोग के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे और उसको हमको चेक करना है। पहला ऑप्शन ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा, है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एट O इज W फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5। तो हमको अलग अलग अल्फा के लिए चेक करना पड़ेगा। द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5 और रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। इन्होंने दिया हुआ है कि 2√2W जो होगा वो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है रोप में। ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। मैंने NY ऊपर ले लिया, NX राइट में ले लिया। ये टेंशन है T और यहाँ पे हम लोगों ने इसका मास जो है ये सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया है ना। ये L/2 हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जो रॉड का मास था वो हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास पे W लगा दिया पूरा mg। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ny प्लस टी साइन 45 इज इक्वल टू अल्फा w प्लस w nx इज इक्वल टू टी कॉस 45। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो O पॉइंट है इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस किया। तो टॉर्क बैलेंस करूंगा तो क्या आ जाएगा, किस किस का टॉर्क आएगा, एक तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट का टॉर्क आएगा और एक अल्फा w का टॉर्क आएगा। ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, टी साइन 45 इंटू एल इज इक्वल टू अल्फा WL प्लस WL/2। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो वहां से मुझे टेंशन का वैल्यू मिल गया जो कि आ रहा है T इज इक्वल टू √2W अल्फा प्लस 1/2। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है कि अल्फा अगर हम लोग 0.5 लेते हैं, तो अल्फा अगर हम लोग 0.5 लेते हैं तो ये टेंशन कितना आ जाएगा, √2W आ जाएगा। ठीक है। उसी में अगर NX के बारे में भी बात कर रहा था, तो NX हम लोगों ने कितना है, ये टेंशन तो √2W है, तो NX कितना आ जाएगा, मतलब टी कॉस 45 जो हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन निकाली थी वहां से, तो ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट W के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब टेंशन इससे कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको इक्वेट कर दिया 2√2W को। टेंशन से अगर हम लोगों ने 2√2W को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से अब मुझे मिल रहा है कि अल्फा शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 3/2। इससे ज्यादा होगा तो ब्रेक हो जाएगी। तो अल्फा ग्रेटर देन 3/2 अगर ले लोगे तो क्या होगा, रोप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बी और डी ऑप्शन सही आ रहे थे, तो वो सही हो गए। ठीक है। अब ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है कि एक हमारे पास रेजोनेंस पाइप है ना, क्लोज एट वन एंड, और यहाँ से कोई सोर्स है जो कि VS से आ रही है ना, या फिर इसको U बोल दिया है क्वेश्चन में, U से आ रहा है। तो हमको ये बताना है कि ये कैसे रेजोनेंस कर पाएगा, मतलब अलग अलग वैल्यूज ऑफ U और सोर्स की फ्रीक्वेंसी से हम लोग को ये डिसाइड करना है कि वो रेजोनेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसने दिया है कि इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो F0 है। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अब ये इधर आ रहा है, तो डॉपलर इफेक्ट से जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिसीव हो रही होगी वो अलग होगी। ठीक है। उसको हम लोगों ने एफ एपेरेंट बोल दिया, जो कि क्या हो जाएगा, V माइनस V/U इंटू FS। ठीक है। FS क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। अब क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हम लोगों को पता होता है कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एफ एपेरेंट बोल दिया 2n-1 F0 के बराबर होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना। जब एक ऑप्शन में दिया हुआ था U इज इक्वल टू 0.5V, तो हम लोगों ने 0.5V पुट किया। तो यहाँ से अब मुझे क्या मिल रहा है, 0.5V के लिए अब मुझे यहाँ से मिल रहा है कि n का वैल्यू 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल है, n हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो 0.5 भी अगर तुम ले लेते हो U का वैल्यू, ठीक है, तो और ये जो FS है, FS 1.5 F0 ले लेते हो। ठीक है। सोर्स का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया 1.5 F0 ले लेते हैं, तो n का वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि n एक इंटीजर आ रहा है ना, n को हम लोग इंटीजर ही लेते हैं। अब 0.8 भी, इसके 3 ऑप्शन है ABC।
ठीक है, तो अगर हम लोगों ने 0.8 भी ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी 5fs इज इक्वल टू 2n-1 f नॉट। अब उसी में ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि fs इज इक्वल टू f नॉट, पुट कर दिया यहाँ पे, है ना, fs इज इक्वल टू f नॉट पुट कर दिया तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि n का वैल्यू जो आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोगों ने fs को 2f नॉट पुट किया तो यहाँ पे n 5.5 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमको इंटीजर चाहिए था। सिमिलरली fs का वैल्यू अगर हम लोगों ने 0.5 f नॉट पुट किया तो n का वैल्यू 1.75 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको इंटीजर चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन ए और डी ही करेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये दूसरे क्वेश्चन में, प्रिज्म वाले में, है ना। ये एक छोटा सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे n1 इक्वल टू n2, यहाँ पे दो पार्ट दे दिए हैं इसके, n1 और n2, है ना। ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, ठीक है, और जो कि 1.5 दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ये n1 और n2 बराबर होते हैं तो क्या होता है कि इसका जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है, और जब मिनिमम डेविएशन होता है तो अपने को पता है कि ये क्या होगा, पैरेलल टू बेस हो जाएगी और ये i और e दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और मिनिमम डेविएशन के केस में हम लोगों को ये भी पता है कि जो a इज इक्वल टू 2r होगा, है ना। तो a दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, r1 और r2 दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हम लोग लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग इस वाले सरफेस पे जो कि रे बाहर आ रही है वहां पे लगा रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, अगर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लिया है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने n2 है, जो कि n2 कितना है, n1 प्लस डेल्टा n लिया है, तो वो कितना हो जाएगा, n1 स्नेल्स लॉ लगाने से n1 प्लस डेल्टा n साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो, और उन्होंने ई का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई का वैल्यू जो था वो आई प्लस डेल्टा ई था, ठीक है, वो भी पुट कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, और जब n1 इक्वल टू n2 था, ठीक है, n1 इक्वल टू n2 था, तो हम लोग वहां पे वापस लगा देते हैं, जो कि किसके बराबर आ रहा है, n1 साइन 30 इज इक्वल टू 1 साइन ई। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ जाएगी 2 साइन आई इज इक्वल टू n1। अब हम लोगों ने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को, 1 माइनस 2 कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन, है ना। यहाँ से हम लोग इसको एक मिनट, हाँ ये, है ना, तो ये आ जाएगा साइन दिस माइनस दिस। तो वहां से जब हम लोग इसको करते हैं साइन ए माइनस साइन बी, है ना, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और जब यहाँ पे ये जो डेल्टा ई है बहुत छोटा है, डेल्टा ई बहुत छोटा है, तो हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को जब थीटा लिख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 डेल्टा ई बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 डेल्टा ई कॉस आई आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से अब तुम्हारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ है कि डेल्टा ई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना। डेल्टा ई जो है वो ये बोल रहे हैं कि डेल्टा एन से बड़ा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, ये भी ठीक है, डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन। अगर हम लोग यहाँ पे देखें हैं तो देखो यहाँ पे डेल्टा ई कॉस आई, ये तो आई जो है ये तो कांस्टेंट है ना, आई जो है ये तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, डेल्टा ई जो है वो क्या आ रहा है, डेल्टा एन के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, अब तुम लोग ये आई भी, अब यहाँ से अगर हमको अलग अलग वैल्यूज ऑफ डेल्टा एन के लिए हमको ये निकालना होगा डेल्टा ई, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कि अगर मुझे आई पता होगा, है ना, यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूंगा तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे n1 था तो n1 कितना हो जाएगा, n1 साइन ई, साइन ई कितना है 30 डिग्री। तो यहां से तुम आई निकाल सकते हो, साइन आई निकाल सकते हो, और साइन आई आ गया मेरे पास, तो फिर मैं कॉस आई निकाल के वहां पे पुट कर दूंगा, और अलग अलग वैल्यूज ऑफ डेल्टा एन के लिए हम लोग डेल्टा ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ये डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, कोई क्वांटिटी डिफाइन कर दी है, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट, ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट। हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ई बाई सी होता है ना, या फिर सी इज इक्वल टू ई बाई बी होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इसका बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि किसके बराबर आ रहा है, ई स्क्वायर बाई सी म्यू नॉट। ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बाई क्यू लिख सकते हैं, तो मैंने एफ बाई क्यू लिख के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सी जो है वो तो
सी मतलब स्पीड, तो मैंने उसको वी लिख दिया, ठीक है। और म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो म्यू नॉट का वैल्यू कैसे निकाल देंगे, फोर्स जो होता है वो BIL होता है, मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अगर हम लोग किसी वायर की बात करें तो वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर ले लिया मैंने, तो आई स्क्वायर, तो जो यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, अगर हम लोग आर और एल तो सेम ही होता है डायमेंशन, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू नॉट का डायमेंशन आ रहा है एफ बाई आई स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास एस का डायमेंशन आ गया एफ आई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर वी। थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेशन करके इसको यहाँ तक पहुंच सकते हैं, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, ठीक है। कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, यहाँ पे टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम यहीं पहुंच जाओगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं क्यू को टी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यूब बाई टी तो करंट होता है, तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे वो आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये टी स्क्वायर आ जाएगा, तो v इंटू टी एल हो जाएगा, और एक टाइम बच जाएगा जो कि किसके बराबर आ जाएगा, एफ अपॉन एल इंटू टाइम। अब तुम इस ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस डायमेंशन इसका ये आ रहा है, अब ये जो भी डायमेंशन हमारे उसमें लाई कर रहे हैं तो वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो वो बेसिकली जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो कौन कौन से आएंगे, बी और डी आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन, एन से पी प्लस क्यू बन रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने मास डिफेक्ट को डिफाइन कर दिया डेल्टा, जो कि एम एन माइनस एम पी माइनस एम क्यू है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ईपी और ई क्यू इन्होंने काइनेटिक एनर्जी बोल दी है पी और क्यू की, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि पी और क्यू का जो वेलोसिटी है वो वीपी और वीक्यू है, ठीक है। तो अब हमको ये ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम था वो जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, वो तो ब्रेक ही हुआ है, ठीक है। तो अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जब हम लोगों ने किया तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, जो कि वीपी बाई वीक्यू इज इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी आ जाएगा, ठीक है। वीपी बाई वीक्यू इज इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, है ना। तो अब एक और क्या था, अब अगर हम लोग देखें तो एनर्जी ईपी प्लस ईक्यू, जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो कितनी होगी, ईपी प्लस ईक्यू, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि यार ये जो ईपी और ईक्यू है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी एंड क्यू है, तो वही एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा इंटू एम, डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। तो डेल्टा इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को तुम ये भी लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई 2m, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको लिख दिया पी स्क्वायर बाई 2m, है ना, पी स्क्वायर बाई 2m क्यू, पी स्क्वायर बाई 2m क्यू, ठीक है। मोमेंटम तो बराबर ही होगा दोनों का, तो यहाँ से तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, पी का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि ये अगर तुम सॉल्व करोगे इसको तो पी इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट 2 MP M Q इंटू सी स्क्वायर, और उन्होंने ये MP M Q को म्यू बोला हुआ है, तो वो है ना यहाँ पे ये MP MP प्लस MQ हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो फिर वो एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही फिर हमारा आंसर आ जाएगा, म्यू का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे ये भी पता है अपने को कि यार जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है ना, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है, तो पी का जो एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है, तो पी का एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि यार जो दोनों वायर है ना, कॉन्सेंट्रिक वायर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, तो उनका करंट जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, I1 और I2। अब क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो हमारा करंट I2 है वो ज्यादा है ना, I2 2I1 से भी ज्यादा है, I2 जो है वो 2I1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा नहीं आ रही, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वो ज्यादा है, 2 से ज्यादा है ना, रेडियस जो है वो डबल है, बट करंट जो है वो क्या है, डबल से भी ज्यादा है, I1 I2 का करंट जो है वो डबल से भी ज्यादा है ना। तो वो यहाँ पे सेंटर पे तो जीरो नहीं आ रही है, बट इन्होंने ये बोला कि बी एक्स, पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें हैं तो ये बोल रहा है कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन, हाँ वो तो सही है ना। क्यों, क्योंकि वायर के जो अक्रॉस, अगर हम लोग वायर पे देखें तो वायर के अक्रॉस क्या होगा, क्लोज लूप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो वो एक्स वाई प्लेन में तो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगी, एक्स वाई प्लेन में तो तुम क्लोज लूप कैसे भी बनाओ, एक्स वाई प्लेन में तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यार अगर तुमने वायर ऐसा ले लिया तो क्या होगा कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, अगर ये इसी प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो तो हमेशा ये परपेंडिकुलर ही है, इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर। इस प्लेन के अगर बाहर चले जाओगे तो फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और हो सकता है, बट हमको तो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही है।
ठीक है। और ये सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर। तो है ना, तुमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, है ना, कोई भी एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स कॉमा वाई पॉइंट ले लेते हैं, तो अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तुम पॉइंट कहीं भी ले लो, है ना, पॉइंट कहीं भी ले लो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो सिर्फ इसी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, है ना। वो अगर तुम जैसे यहाँ पे तुमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था जो कि एक्स कोमा वाई था, अगर ये डिस्टेंस आर है, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस आर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। अब तुम क्या, अगर तुमने ये एंगल थीटा ले लिया था और अगर तुमने ये वाला एंगल कुछ फाई ले लिया है ना, बट डिस्टेंस वही आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस थीटा एंगल पे डिपेंड नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इस आर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स फॉर आर लेस देन आर। अब ये बोल रहे हैं कि जो छोटा वाला हमारा स्फीयर था, छोटा वाला जो सर्कल था, इसके अंदर यहाँ पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है ना। कैसे हो सकती है कि अगर यहाँ पे तो जीरो नहीं हो रहा है सेंटर पे, कोई बात नहीं, बट अगर तुम इसके पास ले लोगे यहाँ पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो ही सकता है ना। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ही सकता है कि अगर हम लोग इससे पास ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहीं ना कोई पॉइंट तो मिल ही जाएगा मुझे, जहाँ पे दोनों की एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और वो जीरो आ सकता है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। और ये बोल रहे हैं कि पॉइंट्स नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या बोल रहा है, पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स, है ना। तो ये तो गलत ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए और बी आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, है ना। तो सेक्शन 2 में क्या था, सेक्शन 2 में हमारे पास हर क्वेश्चन मतलब हर एक कॉम्प्रिहेंशन है, उसके साथ 2 क्वेश्चन है, और वो जो है वो न्यूमेरिकल है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने को देना है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, +2 और 0। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या था कि यहाँ पे एक हमारे पास एक बॉटल है ना, उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे इन्वर्टेड यूट्यूब डाल दिया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बोल दो, यूट्यूब कोई बात नहीं, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यार इनिशियली तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम में थी, और उस केस में यहाँ पे जो इसके अंदर जो एयर थी, ये जो एयर दिख रही है अपने को, ये थी 3.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 3.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर यहाँ पे ये बोला है कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको प्रेस किया, यहाँ से इसको प्रेस किया, तो क्या होगा कि इसके अंदर की जो एयर है वो कम हो जाएगी, थोड़ा पानी अंदर घुस जाएगा, है ना। और क्या होगा कि वो सिंक करना चालू कर देगी, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है वो। तो जब वो सिंक करती है तो वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर कितना है अंदर, P0 प्लस डेल्टा पी है। ठीक है, और जो वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो रही है ना, एयर की वॉल्यूम कम हो रही है क्योंकि वाटर और आ गया, तो वो कितना हो जाएगा, V0 माइनस डेल्टा वी हो गया। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि वो एक्स जो इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो एक्स है, और इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो वाई है। तो अब हमको इन दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ट्यूब सिंक कर रही होगी, ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा कि उस ट्यूब की जो एवरेज डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है, और डेंसिटी के बारे में अपने को पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो हम लोगों ने मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, मास दिया हुआ है उसका कितना है, 5 ग्राम। ठीक है, एयर का मास तो लगभग नेग्लिजिबल ही होता है, हम लोग लेते ही नहीं है। ठीक है, तो टोटल मास 5। अब टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और 1 ग्राम कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 वॉल्यूम होगी, एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब होगा और एक वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, जो कि किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब वहां पे उन्होंने ट्यूब की डेंसिटी दी हुई थी 2.5 ग्राम, तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब निकाल दिया, जो कि क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो m5/2.5 प्लस ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोगों ने VF बोल दिया। ठीक है, तो VF जो आ रहा है वो हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो अब अगर हम लोग देखें तो वो जो चेंज आ रहा है, इनिशियली कितना था, इनिशियली VI दिया हुआ था इन्होंने 3.3 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइनल कितना हो जाएगा, मतलब चेंज कितना आ रहा है वो 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब हम लोग को क्या करना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दिया, तो यहाँ से तुम फाइनल प्रेशर निकाल दोगे, और फाइनल प्रेशर जो आ रहा है वो 1.1 इंटू 10⁵ आ रहा है ना। इनिशियल प्रेशर जो था वो 1 ATM था, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वो 10⁵ पास्कल बोला था उन्होंने, है ना, तो वो था। अब क्या होगा जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 10⁴, जो कि आंसर हमको इस फॉर्म में देना था, इसके मल्टीपल में देना था, तो हमारा y का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
9 और 10 पे। देखो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला कि हम लोगों ने यहाँ से एक पहले तो एक रस्सी से जिसका लेंथ 1 मीटर था और एक बॉल थी, पेंडुलम था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने इसको एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया ऐसा, जिससे जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। अब वो चलता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो रस्सी है वो, उसका लेंथ 0.9 मीटर था पहले यहाँ पे, अब वो स्लैक थी ऑब्वियसली। तो अब क्या होगा, जब वो 1 मीटर हो जाएगा ये लेंथ, तब वो टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि जब ये टाइट हो गई तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। पहले पार्ट में ये पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि वो मतलब जस्ट बिफोर टाइट, है ना, जस्ट बिफोर टाइट वो हो रही है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। और क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम बताना है अपने को जस्ट बिफोर इट लिफ्ट ऑफ। मतलब यहाँ पे टाइट हो गया तो ऑब्वियसली अभी सीधा तो जा नहीं रहा होगा, अब ये कुछ ऐसे चलने लगे, है ना, ऐसे चलने लगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम तो बहुत ही इजीली बता सकते हैं, है ना। क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा इस लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, तो mv इंटू 0.9, तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा 0.18, है ना, ऐसे यूनिट में देना था जो कि 0.18 हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी तो इस स्ट्रिंग के जो अलोंग द स्ट्रिंग वाली वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी, तो बचेगी कौन सी वेलोसिटी, जो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग होगी, ये वाली वेलोसिटी बचेगी। ठीक है, इस एंगल को हम लोगों ने थीटा बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वेलोसिटी v थी, तो ये कौन सी वेलोसिटी बच रही होगी हमारे पास, v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि कितना है v sin थीटा। ठीक है, v sin थीटा है हमारे पास। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, ये v sin थीटा निकालना बहुत ही इजी है, अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि किसके बराबर है 0.9 अपॉन 1, है ना। तो sin थीटा जब तुम वैल्यू पुट करोगे, इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0.16 जूल। ठीक है, हमको यूनिट नहीं लिखना था, हमको तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना था, वो हम लोग इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये एक एसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ये सर्किट डायग्राम देखो, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने बना रखा है। इन्होंने बोला कि ये एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और एक हम लोगों ने सोर्स लगा दिया जिसका मतलब पावर सप्लाई कितने का है, 200 वोल्ट का है, और कितनी है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 100 वोल्ट, है ना, और लैंप के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम हो रही है वो कितनी है 500 वॉट। ठीक है, और इसने बोला कि इंडक्टर है ही नहीं इसमें, और इन्होंने ये भी बोला कि जो भी वोल्टेज दिया हुआ है, जैसे ये 100 वोल्ट दिया हुआ है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये तुमको कौन सा लेना है, ये आरएमएस लेना है। ठीक है, बोल दिया है क्वेश्चन में, है ना, और एक और ये पाई√3 का वैल्यू दिया हुआ है जो अपने को क्वेश्चन में यूज होगा बाद में, लास्ट में उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो, जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है वी आर, है ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन जेड इंटू आर। ये वी आर एम एस अपॉन जेड ये क्या है, ये है आई आर एम एस, है ना, ऑब्वियसली वी आर एम एस अपॉन जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा आई आर एम एस। ठीक है, आई आर एम एस। अब ये आई आर एम एस इंटू आर जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको ऑब्वियसली इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो भी ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो अब और तुमको ये भी पता होता है कि यार अगर हमारे पास सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है ना, तो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर ही है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग फाई बोल रहे हैं, है ना, जो हमारा फेज एंगल आता है, तो वो फेज एंगल किसके बराबर आ जाएगा, फेज एंगल अगर हम लोग बात करेंगे तो फेज एंगल क्या हो जाएगा आर बाई जेड, है ना, कॉस फाई, जो अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आर बाई जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको आर बाई जेड को कॉस फाई लिख दिया, तो यहाँ से कॉस फाई आ गया हमारे पास आर बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आर बाई जेड का हम लोगों ने कॉस फाई पुट कर दिया, तो यहाँ से कॉस फाई का वैल्यू मिल गया मुझे, जो कि किसके बराबर आ रहा है 1/2, तो फाई आ जाएगा पाई/3। हमको आंसर डिग्री में देना था, तो उसका आंसर तो 60 डिग्री। ठीक है, अब अगले पार्ट में उन्होंने एक और पूछा है हमसे कि यार वो कैपेसिटर कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो पावर दी हुई है अपने को, पावर जो होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितनी हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, है ना, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको 500 दिया हुआ है। ठीक है, और आई आर एम एस को हम लोगों ने क्या लिख दिया वी आर एम एस बाई जेड, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस बाई जेड इंटू कॉस फाई। यहाँ पे हम लोगों ने जब वैल्यूज पुट करी तो जेड का वैल्यू आ जाएगा 40 ओम, जेड आ जाएगा 40 ओम। ठीक है, और तुमको कॉस फाई का वैल्यू पता था आर बाई जेड। ठीक है, कॉस फाई का वैल्यू आर बाई जेड है, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, ये आर इज इक्वल टू 20 ओम आ गया।
ठीक है, और हमको ये भी पता है कि यार जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होता है ना, फॉर आरसी सर्किट। तो ये हो जाएगा, तो एक्सी का वैल्यू 1/ω c आएगा। जब तुम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू अपने को 100 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेक्शन 3 पे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 पैराग्राफ थे, है ना, और +3 - 1 था, है ना, अलग अलग क्वेश्चन थे 2, और +3 सही के लिए +3 और नेगेटिव के लिए -1। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये जो पैराग्राफ दिया था ये बहुत ही बड़ी इन्होंने लैंग्वेज दे दी। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी था ये। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया कि यार किसी भी एक मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, वैसे पता ही होता है अपने को। ठीक है, कि हम लोग एक डाइपोल की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं, तो अब क्या होगा कि अगर हमको एक पोल स्ट्रेंथ पता है m, तो हम लोग जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। अगर मुझे पोल स्ट्रेंथ पता है तो μ0/4π, है ना, μ0/2π × m/r³। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आता कहाँ से आता है, वो वहीं से जहां से हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे एक्सियल पॉइंट पे, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको इन्होंने बोला है कि यार एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसके एक्सिस r डिस्टेंस दूर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0/2π × m/r³। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि, हाँ, और इसके बाद इन्होंने ये भी बोल दिया कि जब 2 मैग्नेटिक डाइपोल सेपरेट हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि उनके बीच में, है ना, फेसिंग ईच अदर, तो फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, Km1m2/r⁴ लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स है उन दोनों के बीच में, अगर उनके नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो K जो होगा वो कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये डायग्राम दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि जब डाइपोल M है जो कि बहुत दूर डिस्टेंस पे रखा हुआ है r डिस्टेंस पे, तो हमको ये बताना है कि, है ना, तो करंट इंड्यूस इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, करंट इंड्यूस जो होगा लूप में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है तुमको, क्या करना है कि यार यहाँ से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, r डिस्टेंस दूर, μ0m/2πr³ हो गया, है ना, μ0m/2πr³ हो गया। और वो एक, अगर हम लोग बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो किसकी वजह से आती है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, μ0, अगर कोई करंट कैरिंग लूप होगा तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, μ0I/2πr। तो उसी को जब हम लोग इक्वेट कर देंगे तो वहां से तुमको आई मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस। उल्टा कर दिया हम लोगों ने, है ना, हमको पहले मैग्नेटिक फील्ड पता थी, अब मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हम लोगों ने वहां से करंट निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो m/r³ के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये जो आ रहा है करंट, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, m/r³ के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको टिक कर दिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यार वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन जो होता है वो -m.b होता है ना, वर्क डन जो होता है वो -m.b होता है। इनिशियल तो 0 ही था, मतलब इन्फिनिटी से ला रहे हो, है ना, यहाँ पे ला रहे हैं, तो अब क्या होगा, बी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, μ0I/a² / 2r² + a²⁴ 3/2। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ द लूप से हम लोग ये ला रहे हैं, तो अब ये क्या हुआ कि हम लोग को ये पता होता है ना कि यार लूप की वजह से जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी μ0I/a² / 2r² + a²⁴ 3/2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम लोगों ने r बहुत बड़ा ले लिया एज कम्पेयर टू a, ठीक है, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, a तो नेग्लेक्ट ही हो गया, तो वहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास m² / r⁴ 6। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमको आंसर मिल जाएगा, है ना, तो वो किसके बराबर आ रहा है, m² / r⁴ 6। ठीक है, यही जो वर्क डन है वो इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, m² / r⁴ 6 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे हम लोगों को ये मैग्नेटिक फील्ड पता थी, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लिख दिया। तो अब हमारे पास ये आ रहा है mi/r³ आ गया। अब mi/r³ आ गया, अब तुमने आई का वैल्यू जो था वो किसके प्रोपोर्शनल था, अगर हम लोग ऊपर देखें तो आई का वैल्यू जो था वो प्रोपोर्शनल था किसके, m/r³ के, तो m/r³ के प्रोपोर्शनल था। तो तुमने यहाँ पे आई की जगह m/r³ जब तुम पुट करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, m/r⁴ के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस स्टेप पे आएंगे, mi/r³, है ना, r² 3/2 कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के लिए पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस मूविंग पिस्टन है ना। यहाँ पे बोला हुआ है ये थर्मली इंसुलेटिंग है। ऑन ईच साइड ऑफ द पार्टीशन देयर इज 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पे भी 1 मोल है, लेफ्ट में भी और राइट साइड में भी 1 मोल है। सीवी दिया हुआ है 2R, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला है कि द लेफ्ट साइड हैज एन इलेक्ट्रिक हीटर व्हिच इज टर्न ऑन वेरी स्लो पावर टू ट्रांसफर हीट क्यू दे रहा है वो हीट इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हीट देगा ये, तो ये क्या हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा होगा, पिस्टन इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो इतना मूव कर रहा है कि यार ये जो राइट साइड की जो वॉल्यूम है वो V0/2 होगी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं वो, अपने को दो क्वेश्चन निकालने हैं यहाँ पे। अपने को ये बताना है कि यार राइट साइड का फाइनल टेम्परेचर अपॉन राइट साइड का इनिशियल टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मली इंसुलेटिंग, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है कोई भी, ठीक है। हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, इधर कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होगा Q इज इक्वल टू 0, जो कि किसमें होता है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए हमको ये पता हुआ है कि यार सबसे पहली बात तो CV दिया हुआ है 3R, CV 3R है तो CP कितना हो जाएगा, सॉरी CV 2R है, CV 2R है तो CP कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, है ना। CV प्लस R होता है, तो गामा की वैल्यू CP/CV जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 3/2 आ गया, ठीक है। और एडियाबैटिक में रिलेशन हो रहा है TB टू द पावर गामा-1, ठीक है। तो हम लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर इंटू इनिशियल वॉल्यूम तो गामा-1 किया, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर इंटू फाइनल वॉल्यूम गामा-1। फाइनल वॉल्यूम जो बोला था वो कितना बोला था उसने, V0/2। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेशियो मिल जाएगा TR/T0 का, जो कि किसके बराबर आ रहा है, √2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको यही पता करना था कि ये जो प्रोसेस होगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यार Q/RT0 निकालना है अपने को, मतलब हीट सप्लाइड अपॉन RT0, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात तो हम लोगों को ये पता है कि जो हीट सप्लाइड है वो किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना। तो अब यहाँ पे जो अगर हम लोग डेल्टा यू की बात कर रहे हैं तो डेल्टा यू जो है वो डेल्टा यू क्या हो रहा है, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ना Q इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा होगा ना कि जितना वर्ग एक, क्योंकि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W होता है, ये तो अपने को पता है, ठीक है। बट अगर हम लोग पूरे सिस्टम की बात करें तो क्या हो रहा होगा, जितना वर्क एक के ऊपर पॉजिटिव हो रहा होगा उतना दूसरे के ऊपर नेगेटिव वर्क हो रहा होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा होगा कि वर्क डन तो 0 आ जाएगा। तो जो Q होगा वो Q किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू। बट अब हो क्या रहा है कि दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो हमको टोटल इंटरनल एनर्जी लेनी पड़ेगी, जो कि डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। U1 जो है वो राइट हैंड साइड की हम लोग इंटरनल एनर्जी बात कर रहे हैं, डेल्टा U1, तो वो कितना हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। अब NCV डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हम लोगों ने √2T0 निकाला था, इनिशियल टेम्परेचर ये था, और डेल्टा टू U1 तो आ गया हमारे पास इतना, ठीक है। अब U2 के लिए अब हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा कि इनिशियल मोल भी 1 ही था, फाइनल मोल भी 1 ही था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि मोल्स इक्वेट कर दिए। तो इनिशियल मोल्स कितना हो जाएगा, P0 V0 अपॉन RT0, ठीक है। तो यहाँ से अब फाइनल जो प्रेशर है वो कितना हो गया यहाँ पे, 2√2 P0 इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड की अगर V0/2 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड का कितना हो जाएगा, 3V0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपॉन RT2, क्योंकि मुझे T2 निकालना है ना, वो निकाल मतलब हमको डेल्टा यू निकालने के लिए फाइनल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम लोग देख रहे हो, है ना, ये TL है, तो यहाँ से TL लेफ्ट साइड का जो टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3√2T0 आ जाएगा। तो वैसे ही जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो डेल्टा U1 इसके बराबर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ से डेल्टा Q का वैल्यू हम लोग उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 2RT0 4√2 माइनस 2, ठीक है। और हमको वैल्यू चाहिए थी डेल्टा Q अपॉन RT0 की, डेल्टा Q अपॉन RT0 की वैल्यू चाहिए थी। तो ये डिवाइड कर दोगे तो वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8√2 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 4 पे। तो सेक्शन 4 में 3 क्वेश्चन थे, है ना। कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना, इंटीजर आंसर था, और हमको बताना था कि क्या होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मीटर ब्रिज है ना। यहाँ पे इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है, ये R0 का वैल्यू इन्होंने 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। R0 का वैल्यू 50 ओम दिया हुआ है इन्होंने, और ये एक बैटरी है E वोल्ट की, यहाँ पे E/2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। और इन्होंने बोला है जीरो डिफ्लेक्शन तब आएगा जब ये जो लेंथ होगी 72 सेंटीमीटर होगी, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और इसका जो वायर का रेजिस्टेंस है वो भी 50 ओम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर 50 ओम था, ये 72 सेंटीमीटर है, तो इसका
और ये 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होगा इसका कितना हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा और इसका 14 ओम हो जाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि यार ये चलो ये जो पोटेंशियल है ये जीरो है ना, ये पोटेंशियल जीरो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन है, तो क्या होगा, इस ब्रांच में तो कोई करंट है नहीं, तो मैं इसके ऊपर चलते जा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस में तो कोई पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा नहीं। बट अब तुम यहाँ पे आए हो तो ये जीरो है, अब इसके पीछे जा रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, इस जंक्शन का पोटेंशियल -E/2 हो गया, ठीक है। और अब हम लोगों ने यहाँ पे करंट मान लिया कि यार ये करंट आई है ना, तो अब इससे पीछे जा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से पीछे जा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, -E/2। अब मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस करना पड़ेगा, -E/2 प्लस आई इंटू R/2, ये R0/2। R0 कितना दिया हुआ था, 50 दिया हुआ था, तो इसको हम लोग 50/2 करके 25 लिख दिया, ठीक है। और ये जीरो था, अब तुम यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो माइनस ही होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तुम लोग, तो क्या लिखोगे, 0 माइनस 49, तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल 0 माइनस 49, जो कि -49 ही है। अब क्या हुआ कि ये तो जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों सेम होना चाहिए, है ना, ये पोटेंशियल और ये दोनों पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो वहां से हमको आई का वैल्यू मिली। आई का वैल्यू कितना आ गया, ये E/78 आ जाएगा, E/2 इंटू 39, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, केवीएल का इक्वेशन लिख दिया, केवीएल का इक्वेशन लिख दिया, तो केवीएल का इक्वेशन हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, तो लिख दो E-36i, है ना, बड़े वाले लूप को ले रहा हूं मैं, E-36i -14i, है ना, माइनस I इंटू R0/2, है ना, -IR1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से भी एक इक्वेशन आ जाएगी करंट की, और इन दोनों करंट को जब तुम इक्वेट कर देते हो तो उससे हमको R1 का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आंसर आएगा 3 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, हो सकता है आराम से, ठीक है। अब वहीं पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि यार दो स्टार्स हैं, है ना, एक का मास 3 ms है जो कि 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन है, और एक का मास 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9r है। r क्या है, r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने ये बोला कि यार अर्थ में जो टाइम लेता है, अर्थ जो टाइम लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए वो t है, तो और ये दोनों आपस में अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, तो वो टाइम ले रहे हैं, वो कुछ एंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि वो n कितना होगा, है ना। तो अब अगर हम लोग अर्थ और सन की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, फोर्स बैलेंस कर दिए, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कितना आ रहा है, G m1m2/r² इज इक्वल टू me इंटू ω²r², ठीक है। अर्थ ही घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसी के ऊपर सेंटर ऑफ मतलब फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से अब ओमेगा का वैल्यू 2π/T0 आएगा, है ना, तो यहाँ से T0² इज इक्वल टू K इंटू R³ /ms आ जाएगा। अब K मैंने एक कांस्टेंट मान लिया है यहाँ पे, जो कि G me मतलब G ms और जो भी है पाई वो सब K में आ जाएगा, तो T² जो होगा वो T0² वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, R³ /ms के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही तुम लोग बाइनरी स्टार के लिए भी निकाल सकते हो, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि यार ये 3m है, ये 6m है ना, ये 6m था, एक 3m था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 9r था। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इनका ये कितना होगा, सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से ये इसको अगर मैंने ओरिजिन ले लिया तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो तुम लोग, है ना। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3m इंटू 0 प्लस 6m इंटू 9 अपॉन 9m, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, है ना, 6m इंटू 9r है ना, तो m तो हो गया, तो ये 2 बाई, अगर हम लोग इसको 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा तो 6r हो जाएगा, तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 6r आ जाएगा, ठीक है। अब तुम किसी भी एक मास पे लगा दो ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर कर दो किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, G इंटू 3m इंटू 6m अपॉन r², है ना। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 9r ही था, तो 9r², ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका m ω²r, तो m में 3m पे लगा रहा हूँ, तो 3m इंटू ओमेगा, है ना, इंटू r। अब वो कितने रेडियस में घूम रहा होगा, 6r में घूम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखो ये तो आसान ही है, अगर तुम इसका लेते 6m का लेते तो वहां पे जो डिस्टेंस आता वो कितना आ जाता, 3r आ जाता। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 6m इंटू 3r वो भी 18 ही हो जाता है, और यहाँ पे भी 18 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। तो वहां से फिर हम लोग टाइम निकाल लेंगे, इसको 2π/T पुट कर देंगे, और फिर दोनों इक्वेशन से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 90 नॉट आ जाएगा।
तो इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल पी क्यू आर और आर में ईपी क्यू और ई आर दिया हुआ है। और वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटेड है ईपी इज इक्वल टू टू ई क्यू इज इक्वल टू टू ई आर। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम लोगों ने पी और क्यू पे तो सेम ही लाइट इंसिडेंट करी है ना, और जो आर है उसके ऊपर हम लोगों ने दूसरी लाइट इंसिडेंट करी है। ठीक है। तो अब हमको वर्क फंक्शन दिए हुए हैं पी क्यू और आर का, जो कि ये सब है। तो अब अपने को ये बताना है कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन कितनी थी, है ना, आर में जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन हम लोगों ने यूज करी है वो कितना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज कर लेते हैं। तो एच म्यू जो हम लोगों ने एनर्जी मान ली, जो हम लोगों ने पी और क्यू पे डाली है ना, वो एच म्यू इज इक्वल टू ई पी प्लस 4 हो गया। तो एच मी और ई क्यू प्लस 4.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो वर्क फंक्शन दिया ही हुआ है। ई और ई पी और ई क्यू जो था वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया हम लोगों ने, और यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दी, ईपी इज इक्वल टू टू ई क्यू। तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा कि ई क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आर के लिए अगर हम लोग देखें तो आर के लिए क्या हो रहा होगा। आर के लिए हम लोगों ने मान लिया कि यार वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एच म्यू वन मान लिया, कुछ भी है ना, एनर्जी जो हम लोगों ने इंसिडेंट करी थी वो एच म्यू वन मान लिया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ई आर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस उसका वर्क फंक्शन। ठीक है। अब ई आर जो था वो तो हमने को पता ही है ना, ई आर जो है वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ई क्यू और ई आर तो बराबर ही था, है ना। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ से दिख रहा है तुमको ई क्यू और ई आर, टू ई क्यू इज इक्वल टू टू ई आर। ठीक है। तो वो तो कितना आ जाएगा 0.5 ही है। तो यहाँ से जब हम लोगों ने 0.5 का वैल्यू पुट किया, 0.5 प्लस 5.5, तो ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो फाइनल क्वेश्चन होगा उसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो यही हमारा पेपर था फिर।